एक गांव में रमेश अपने बेटे राहुल के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। रमेश गांव के ही अमीर सेठ धनीराम के घर मेहनत मजदूरी करता था। धनीराम रमेश को कम पैसे देकर ज्यादा मेहनत करवाता था, पर फिर भी वह कुछ भी नहीं कहता। एक दिन रमेश का पड़ोसी मदन रमेश से कहता है, रमेश भाई, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम सेठ धनीराम के घर इतनी मेहनत से काम करते हो, फिर भी वह तुम्हें इतने कम रुपए देता है। तो फिर तुम धनीराम के घर काम करते ही क्यों हो? मदन भाई, ऐसा करना मेरी मजबूरी है। कुछ समय पहले मैं अपने खेत में खेती करता था, पर मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई थी। इसीलिए जल्दी में मैंने सेठ जी से अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे लिए थे, पर मेरी पत्नी भी नहीं बची और सारे पैसे भी खर्च हो गए। इसीलिए सेठ मुझे कम पैसे देकर ज़्यादा काम करवाते हैं। रमेश की बात सुनकर मदन बहुत दुखी होता है। अच्छा मदन भाई, मैं चलता हूँ। देर हो गई तो सेठ 4 बातें सुनाएगा। ये कहकर रमेश सेठ के घर की ओर जाने लगता है। तभी पीछे से राहुल आता है। पापा रुको, पापा रुको। क्या हुआ राहुल? पापा, आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं घर पे अकेला रह जाता हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है। अच्छा ठीक है, चलो। राहुल रमेश के साथ सेठ के घर जाता है। रमेश जो भी काम करता राहुल देखता रहता। तभी वहीं सेठ धनीराम आता है और रमेश के बेटे राहुल को देखकर रमेश से कहता है, अरे रमेश, ये तुम्हारा बेटा है क्या? हाँ सेठ जी, ये मेरा बेटा है राहुल। घर पे अकेला रह जाता है, इसीलिए इसे मैं अपने साथ यहाँ ले आया। हाँ हाँ, सही किया। घर पे अकेला पड़ा रहकर क्या करेगा? यहाँ रहेगा तो तुम्हारे साथ काम सीखेगा। आखिर इसे भी तो बड़ा होकर मेहनत मजदूरी ही करनी है। ये कहकर धनीराम वहाँ से हट जाता है। सेठ की बातों से रमेश को बहुत दुख होता है, पर वह कोई जवाब नहीं देता। तभी राहुल की नज़र सेठ धनीराम के बेटे बंटी पर पड़ती है, जो हाथ में लिए बहुत सारे रसगुल्ले खा रहा था। बंटी को देख राहुल अपने पिता से कहता है, पापा, वो कौन है और वो क्या खा रहा है? बेटा, वो सेठ जी का बेटा बंटी है और वो रसगुल्ले खा रहा है। पापा, मुझे भी रसगुल्ला खाना है। ठीक है बेटा, आज सेठ जी तनख्वाह देंगे तो मैं तुम्हें रसगुल्ला खिलाऊंगा। शाम को सेठ रमेश को तनख्वाह देता है। ये लो रमेश, तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। तभी रमेश सेठ से कहता है, सेठ जी, आज मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ। मेरे बेटे ने आपके बेटे को रसगुल्ला खाते हुए देखा, तो उसकी भी इच्छा रसगुल्ला खाने की है। इसीलिए मैं उसे रसगुल्ला खिलाने ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारा बेटा रसगुल्ला खाएगा? देखो रमेश, बंटी तो मेरा बेटा है, वो चाहे जो कुछ भी खाए। आखिर मेरे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी है। लेकिन तुम अगर अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करोगे तो उसकी आदतें बिगड़ जाएंगी। इसीलिए मेरी मानो तो उसे अपनी तरह काम सिखाओ। आखिर बड़े होकर उसे भी करना तो मेहनत मजदूरी ही है। अच्छा ठीक है, आज तुम जल्दी जा सकते हो। रमेश अपने बेटे को मिठाई की एक दुकान पर ले जाता है और उसे रसगुल्ले खिलाता है। रसगुल्ले खाकर राहुल बहुत खुश होता है। वाह पापा, रसगुल्ले तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। रसगुल्ले खाकर तो मजा ही आ गया। रसगुल्ले खिलाने के बाद रमेश राहुल के साथ अपने खेतों की तरफ जाता है और अपने खेतों को सूखा पड़ा देख बहुत दुखी होता है। पापा, ये किसका खेत है और ये तो सूखा पड़ा है? बेटा, ये हमारा ही खेत है। खेती न करने की वजह से ये सूखता जा रहा है। अगर कुछ दिन और हमने खेती नहीं की तो ये हमारा खेत बंजर हो जाएगा। पापा, खेती कैसे करते हैं? बेटा राहुल, हम खेतों में जो भी फसल उगाना चाहते हैं, जैसे गेहूं, धान, सरसों या कोई सब्जी, तो उनके बीजों को खेतों में बो देते हैं और समय पर पानी और खाद देकर उनकी देखभाल भी करते हैं और हमारी फसल तैयार हो जाती है। अरे वाह पापा, ये तो बहुत ही आसान है। पापा, क्या हम रसगुल्लों की भी खेती कर सकते हैं? नहीं बेटा, रसगुल्ले तो मिठाई की दुकान पर मिलते हैं, वो खेतों में नहीं उगते। लेकिन पापा, जब अनाज, फल, सब्जियां खेतों में उग सकते हैं तो रसगुल्ले क्यों नहीं? पापा, मुझे रसगुल्ले ही उगाने हैं खेतों में।
अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम खेतों में रसगुल्ले उगा कर देखो, उगेंगे या नहीं, ठीक है? रमेश की ये बात सुनकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। ठीक है पापा, कल आप काम पे जाना और मैं खेत में रसगुल्ले उगाऊंगा। अगले दिन रमेश सेठ के घर काम पे जाता है और राहुल मिठाई की दुकान से रसगुल्ले खरीदकर अपने खेतों में बो देता है। फिर खाद और पानी डालने के बाद सोचता है, पापा ने कहा था खेत की देखभाल भी करनी पड़ती है, मैं यहीं बैठकर खेत की देखभाल करता हूँ। राहुल वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। काफी देर बाद राहुल सोचता है, पेड़ तो उगे ही नहीं, इतनी देर हो गई अब तो। राहुल बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजरती है और वह राहुल को पेड़ के नीचे उदास बैठा देखकर उसके पास जाती है। क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों बैठे हो? राहुल बूढ़ी औरत को सारी बात बताता है। बेटा, पहली बात तो कोई फसल एक दिन में नहीं उगती, उसमें समय लगता है, और फिर रसगुल्ले खेत में नहीं उगाते बेटा। दादी माँ, तो क्या मेरा सपना पूरा नहीं होगा? मेरे पापा हमेशा मजदूरी ही करेंगे। मैं अपने पिता को सेठ धनीराम के कर्ज से छुड़ाना चाहता हूँ दादी माँ। सेठ धनीराम मेरे पिता से अधिक मेहनत करवाता है और बहुत कम पैसे देता है। हमारा क्या होगा दादी माँ? बूढ़ी औरत को राहुल पर दया आ जाती है और वह राहुल से कहती है, बेटा ठीक है, ये लो, ये पानी तुम अपने रसगुल्ले के खेत में डाल दो और फिर सुबह आकर देखना। राहुल दादी माँ का दिया पानी खेतों में डाल देता है और घर चला जाता है। अगले दिन राहुल अपने पिता रमेश के साथ अपने खेतों पर आता है। तभी रमेश देखकर हैरान रह जाता है कि उसके खेतों में रसगुल्ले लगे हैं। वही राहुल बहुत सारे रसगुल्लों को देखकर बहुत खुश होता है। ये पापा, मैंने कर दिखाया, रसगुल्ले उग गए। पापा, अब हम भी एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। हम एक रसगुल्लों की दुकान खोलेंगे और धनीराम का कर्ज भी वापस कर देंगे। फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने कर दिखाया। बेटा, अब हम भी एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। एक गांव में ममता नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे रमेश और बहू सावित्री के साथ रहती थी। ममता बहुत ही सीधी थी। वह अपने बेटे और बहू की हर बात सुनती और मानती। ममता हर रोज सुबह गांव के पास एक मंदिर में पूजा करने जाती। अपने बेटे और बहू के अच्छे जीवन की कामना करती। प्रभु, मैं हर रोज आपसे एक ही प्रार्थना करने आती हूँ और आज भी मैं यही मांगती हूँ, मेरे बेटे और बहू ही मेरी दुनिया है। उन्हें हर खुशी देना और सुखी जीवन देना। ममता पूजा करने के बाद अपने घर की ओर आती है। तभी घर आते हुए रास्ते में गांव के बीच पेड़ के चबूतरे पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति को रोते हुए देखती है। तो ममता उनके पास जाती है। क्या हुआ मदन भैया, आप रो क्यों रहे हैं? तभी मदन ममता को बताता है। ममता बहन, क्या बताऊं, मेरी अब बिल्कुल भी जीने की इच्छा नहीं होती। ऐसा क्यों कह रहे हो मदन भैया, ऐसी क्या बात हो गई? ममता बहन, मेरा बेटा और मेरी बहू हमेशा मुझ पे चिल्लाते हैं, ताने देते हैं, कुछ खाने को भी नहीं देते। मैं पूरी ज़िंदगी अपने बेटे और बहू के लिए जिया। जब तक कमाया तब तक उन लोगों ने मेरी खूब देखभाल की, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो कमा नहीं सकता, इसीलिए वो मुझे सताते हैं ताकि मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊँ। ममता मदन के साथ उनके घर जाती है और उनके बेटे बहू को समझाने की कोशिश करती है। देखो बच्चों, इस उम्र में इनका तुम्हारे अलावा और कौन है? अब तक तुम्हें इन्होंने पाला है, तो अब तुम्हारी बारी है। अपने ही पिता के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छी बात नहीं। देखो, मेरे भी बेटा और बहू है, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ये कहकर ममता वहाँ से चली जाती है। तभी मदन की बहू माया कहती है, अच्छा, ये बुढ़िया मुझे ज्ञान देने आई थी। अब देखना, इस बुढ़िया को भी मैंने सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी माया नहीं। अगले दिन माया ममता के घर जाती है, क्योंकि माया ममता की बहू सावित्री की सहेली होती है। माया सावित्री को ममता के खिलाफ भड़काती है और कई दिन तक वह ऐसा करती है।
धीरे धीरे सावित्री के मन में अपनी सास के प्रति नफरत आ जाती है। एक दिन ममता अपने बेटे से कहती है, बेटा रमेश, मैंने मंदिर में मन्नत मांगी थी और कहा था मैं मंदिर में दान करूंगी, इसलिए बेटा मुझे 5,000 रुपए देना। तभी वहाँ झट से सावित्री आती है और ममता पर बिगड़ते हुए कहती है, माँ जी आप होश में तो हैं? आप 5,000 रुपए लोगों में बांटने के लिए मांग रही हो। यहाँ मैं घर कैसे चला रही हूँ? घर में कितने खर्चे हैं? मैं 1 रुपया भी अपने लिए खर्च नहीं करती हूँ इतनी महंगाई में, और आप दान के लिए मांग रही हो। कुछ तो घर के बारे में सोचिए, ये कितनी मेहनत से कमाते हैं। सावित्री की बात सुन ममता अपने बेटे को चुप देख समझ जाती है और कहती है, माफ़ कर दो बहू, मैं आगे से ऐसा नहीं कहूँगी। अब सावित्री ममता को बात बात पे ताने देती, खूब सुनाती और रमेश जानते हुए भी अनजान बना रहता, कुछ नहीं कहता। ममता को बहुत दुख होता है ये देखकर कि उसकी बहू उसके बेटे के सामने ही उसे बहुत कुछ कह जाती है। ममता अब समझ गई थी कि वो अब अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है। एक दिन तो रमेश ही अपनी माँ से घर से जाने को कह देता है। माँ, क्यों हमारे सुखी जीवन में आग लगा रही हो? इस उम्र में भी तुम्हें चैन नहीं है। पूरे घर को परेशान करके रखा है आपने। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी परेशान हो जाती है। देखो रो रही है। माँ, कृपया आप हमें अकेले छोड़ दें, हमें जीने दें और परेशान ना करो माँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कहे। एक माँ अपने बेटे को परेशान करे, ये नहीं हो सकता। बेटा, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं चली जाती हूँ, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, बस यही इस माँ की दुआ है। ये कहकर ममता अपना दुखी मन लेकर उस घर से चली जाती है। तभी जाते हुए रास्ते में उसे माया मिलती है और ममता से कहती है, क्या हुआ माँ जी? क्या आपके बेटे और बहू ने आपको घर से निकाल दिया? ओह, कितनी दुख की बात है। उस दिन तो आप मुझे बड़ा ज्ञान दे रही थी, अपने बेटे और बहू की तारीफें करते हुए। ममता माया की तीखी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वह वहाँ से चली जाती है। तभी माया अपने आप से कहती है, यही दिन देखने के लिए मैं कब से बेताब थी। आज तो मजा ही आ गया। अब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। आखिर मैंने इस बुढ़िया से बदला ले ही लिया। तभी ममता मंदिर में आकर भगवान के सामने चुपचाप बैठ जाती है। आज ममता भगवान से कुछ नहीं मांगती। तभी मंदिर में एक आवाज़ आती है, ममता, आज तुम कोई वरदान नहीं मांगोगी? तभी ममता कहती है, प्रभु, जब मेरे अपनों ने ही मुझे घर से निकाल दिया तो अब मैं किसके लिए वरदान मांगूं? ममता, तुमने हमेशा दूसरों के लिए वरदान मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ। ये लो, ये एक जादुई सोने का आईना है। इस आईने के सामने तुम जो भी वस्तु रखोगी वह सोने की हो जाएगी। ममता, तुम्हें अभी और लोगों की मदद करनी है, इसलिए यह जादुई सोने का आईना तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर वो आवाज़ गायब हो जाती है। अब ममता जादुई आईने के सामने जो भी वस्तु रखती वह सोने की हो जाती। अब ममता एक बड़ा घर बनवाती है और मदन के साथ मिलकर बेसहारा लोगों की खूब मदद करती है। मदन और ममता के बेटों की हालत अब बहुत खराब होती है, तो वे चारों एक दिन रोते हुए दोनों के पास आते हैं और माफ़ी मांगते हैं। तभी ममता कहती है, माफ़ करना बेटा, अब हमारे पास तुम सबको देने के लिए कुछ नहीं है। आज के बाद अगर माँ बाप की इज्जत ना कर सको तो उन्हें कभी अपमानित भी मत करना। यह सुनते ही उन चारों का सिर शर्म से झुक जाता है।